Hello students, today we will discuss the case of restriction, or you can say the case of prohibition in a transportation problem. Okay, so this is the last case in transportation problem. इससे पहले मैंने आपको alternate optimal solution कब आता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में वो भी सिखा दिया है, और डीजेनरेसी का केस तो मैं अपने आप क्वेश्चन में रिजॉल्व ही हो जाता है, जब जीरो होता है तो मैंने उसी पे काम करवा दिया आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और आप मैक्सिमाइजेशन का केस भी करा चुकी हूँ आपको मैं, तो हमारे इस अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का भी केस करा चुकी हूँ। सो दिस इज द लास्ट केस लेफ्ट इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, केस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, और कुछ बुक्स में लिखा होता है प्रोहिबिशन। ओके, तो अब आज वो वाला केस करते हैं। देखिए जरा, देखिए रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। पहले मीनिंग देखते हैं रिस्ट्रिक्शन का और प्रोहिबिशन का क्या होता है। देखो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें जितने भी सोर्सेज थे वो सब डेस्टिनेशंस को अपना सामान पहुंचा सकते थे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आप कि यहाँ पर मेरे पास ये दीज, यहाँ देखो जहाँ मेरी पेंसिल है, दीज S1, S2, S3 आर माई सोर्सेज, these D1, D2, D3 and D4, these are my destinations, and this is the supply given to us for each source, and this is the demand given to us for each destination, and these are the cost elements 1, 3, 2, 2, 4, 3, ये सब क्या है, हमारे कॉस्ट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कॉस्ट एलिमेंट का क्या मतलब होता है कि पर यूनिट कितनी कॉस्ट लगेगी गुड्स को पहुंचाने में। ठीक है, अब यहाँ देखो ये वाला जो सेल है S2D4 जो है, यहाँ पे डैश लगा रखा है। ठीक है, जब भी कभी आपको टेबल में कॉस्ट एलिमेंट्स में कहीं पर भी डैश लिखा दिखाई दे जाए, एक सेल में एक से ज्यादा सेल में डैश लिखा हुआ दिखाई दे जाए, या एम लिखा हुआ दिखाई दे जाए, कैपिटल एम, कई बार वो कैपिटल एम भी लिख देते हैं क्वेश्चन में, या फिर इन्फिनिटी लिख देते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख दें, अगर कोई कॉस्ट नंबर नहीं लिखा, इस तरीके की कोई भी चीज लिख देते हैं, तो ये केस बन जाता है प्रोहिबिशन का या रिस्ट्रिक्शन का। इसका क्या मीनिंग है कि ये देखो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा है, S2 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा है, और S2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कहाँ लिखा हुआ है, D4 के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि S2 D4 को समान नहीं दे सकता। ठीक है, चाहे कोई भी कारण रहा हो, S2 D4 को समान नहीं दे सकता, इसका मीनिंग ये है। अब देखो, अगर वो सामान नहीं दे सकता, हमने तो ले रखा था कि भाई जब तक वो सामान नहीं दे, हर एक सोर्स जो है हर एक डेस्टिनेशन को गुड्स पहुंचाएगा, वो मना नहीं करेगा, बट यहाँ पर उसकी नॉन अवेलेबिलिटी है। तो अब हमें इसको पहले रिजॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे कि यहाँ पे कुछ हमें लिखना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अगर मान लो यहाँ पे डैश लिखा हुआ मिल गया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना कैपिटल एम लिख लेना है। कैपिटल एम का क्या मीनिंग होता है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग का या ऑपरेशंस रिसर्च का पेपर है उसमें एम जो होता है, इट इज अ वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर। लार्ज पॉजिटिव नंबर का क्या मीनिंग है, क्यों डाला हमने लार्ज पॉजिटिव नंबर, देखो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कम से कम पैसों में सामान को पहुंचा देना। ठीक है ना, मिनिमम निकालते हैं कॉस्ट। अगर मैं यहाँ पर, जहाँ पे मेरे पास डैश लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर कोई बहुत बड़ा नंबर असाइन कर दूँ, इनफाइनाइट नंबर असाइन कर दूँ, कोई बहुत ही बड़ा, देखो बाकी सब जगह पे 5, 4, 3, 2, 1 ऐसी कॉस्ट है, अगर मैं यहाँ पे 1000 भी रख दूँ, 2000 भी रख दूँ, कोई बड़ा नंबर रख दूँ, आप खुद सोचिए अगर मेरे को सामान पहुंचाने में, देखो S2 अगर D1 को देता है तो 3 रुपीज पर यूनिट पे देगा, 4 रुपीज पर यूनिट पे D2 को देगा, 5 रुपीज पर यूनिट पे देगा, और यहाँ पे उसको लाखों रुपए खर्च करने पड़ जाए S2 को D4 को सामान देने में, तो क्या वो उसको सामान पहुंचाएगा, वो कहेगा नहीं मैं D4 को नहीं देता, मैं D1, D2, D3 को दे दूंगा अपना जितना भी सामान होगा। ठीक है ना, तो अगर हमारा किसी काम को करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा होगा तो हम उससे काम करवाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमने अगर यहाँ पर बहुत बड़ी कॉस्ट लगा दी तो मेरा बेसिक सेल यहाँ पे कभी नहीं आएगा, मेरा सर्कल यहाँ कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि सर्कल हमेशा छोटे वाले सेल के ऊपर, छोटी कॉस्ट के ऊपर आएगा, बड़ी कॉस्ट पे सेल कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे कैपिटल एम लगा दूंगी। कैपिटल एम डिनोट्स की इट इज अ वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर, तो आपका कभी भी ये फाइनल आंसर के अंदर इंटरफियर करेगा ही नहीं, यहाँ पर कभी भी बेसिक सेल नहीं आएगा आपका। ठीक है, और प्रॉब्लम एज यूजुअल सॉल्व हो जाएगी जैसे हम अभी तक करते आए हैं। पहले हम इस पे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा देंगे, फिर हम इसके ऊपर मोदी मेथड लगा के आंसर निकाल लेंगे। अब रह गई बात ये एम की, इस एम को कैलकुलेशन में कैसे लेंगे, आपने कुछ नहीं करना है इसको कैलकुलेशन में, आपने इसकी तरफ देखना भी नहीं है, इसको लिखे रहने देना है बस एम को।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी के सेल्स के अंदर से हम पेनल्टीज कैलकुलेट कर लेंगे और उसी से हम अपनी कैलकुलेशन भी कर लेंगे। यहाँ पे बेसिक सेल कभी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप लोग पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे काम करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर हम आ गए। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन और इसमें सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ये हमने सबसे पहले तो कैपिटल एम लगा लिया, ये मैंने आपको सिखाई दिया। कैपिटल एम लगाने के बाद टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड चेक करेंगे। देखो टोटल सप्लाई क्या है मेरे पास, ये देखो इधर 20 40, जहां मेरी पेंसिल है 20 40 और 30 का टोटल है, तो आप सब देख सकते हैं ये कितना आ गया मेरा 90 आ गया। और डिमांड में देखो, डिमांड में मेरे पास क्या है 30 20 20 एंड 20, इन सब का टोटल किया तो 90 आ गया। तो प्रॉब्लम तो मेरी बैलेंस्ड है। और अगर प्रॉब्लम बैलेंस्ड नहीं है तो भी आपको क्या करना होगा, पहले प्रॉब्लम को बैलेंस करना होगा। ठीक है, जैसे डमी रो और डमी कॉलम डालना सिखाया है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अनबैलेंस्ड की में, वैसे ही करेंगे। और अगर ये प्रॉब्लम उसकी है मैक्सिमाइजेशन की है, तो आपको पता है कि हम सबसे पहले प्रॉब्लम बैलेंस करते हैं, बैलेंस होने के बाद हम मैक्सिमाइजेशन है तो लार्जेस्ट एलिमेंट में से सारे कॉस्ट एलिमेंट माइनस करेंगे और फिर उसके बाद जैसे एज यूजुअल हम सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो आप ये देख लो, जैसे ये m है तो लार्जेस्ट एलिमेंट में से मान लो माइनस करना पड़ गया वहां पे, तो m माइनस मान लो कुछ भी आ रहा है नंबर, तो इनफाइनाइट नंबर में से कुछ भी माइनस करो वो इनफाइनाइट ही रहता है। तो m पे कभी कोई कैलकुलेशन का फर्क नहीं पड़ेगा, m ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब मेरी प्रॉब्लम ये बैलेंस्ड है तो मैंने ये यहाँ पे लिख ली अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, और अब मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगी, यहाँ पर m लिख दूंगी। राइट, अब फिर जैसे हम कैलकुलेट करते हैं पेनल्टीज अपनी, किसी बच्चे ने m नहीं भी लिखा, डैश ही रहने दिया तो वो भी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मीनिंग है इसकी, इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉस्ट लगाइए। अब एज यूजुअल m लगाइए। देखिए फर्स्ट रो के अंदर आ जाइए, ये देखो मेरी फर्स्ट रो कहाँ है, ये है ना मेरी फर्स्ट रो, ये वाली, ये कॉस्ट एलिमेंट है ना फर्स्ट रो के, यहाँ पे आ जाइए। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास 1 और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट क्या एलिमेंट है 2, तो 2 माइनस 1 क्या आ गया मेरे पास 1। ठीक है, अब तो सबको समझ आ गया पेनल्टीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट उसके अंदर, नेक्स्ट रो के अंदर आए तो मेरे मिनिमम कॉस्ट एलिमेंट क्या है 3 और 4, m तो बहुत बड़ा नंबर है तो 4 माइनस 3 क्या आ गया मेरे पास 1। थर्ड से उसके अंदर आइए S1 S2, ये S3 के अंदर 2 3 3 3, ये हो गए मेरे मिनिमम कॉस्ट एलिमेंट्स। ठीक है, 2 एंड 3, तो डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड द पेनल्टीज। बच्चों मैं हर वीडियो में बार बार आपको वैम और मोदी लगाने के लिए पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करती हूँ, इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। ठीक है आप लोगों को अगर आ गया है वैम और मोदी मेथड अच्छे से लगाना, तो सब बच्चे वीडियो पॉज कीजिए, अपना क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए और फिर मेरा देखिए कि मेरे वाले आंसर से आपका आंसर मैच होता है कि। ठीक है, मैंने इसलिए सारा कराया ताकि पहले की वीडियो अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी तो वो इस वीडियो को देखेगा तो भी उसको इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन समझ आएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब आ जाइए फर्स्ट कॉलम के अंदर। फर्स्ट कॉलम के अंदर मेरा क्या है, रो मिनिमम एलिमेंट है 1 और नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट एलिमेंट क्या है 2, तो डिफरेंस कितना आ गया 1 का। ठीक है, सेकंड रो में आइए D2 में, देखो ये वाली D2 रो 2 4 और 3, तो मिनिमम है 2, नेक्स्ट मिनिमम है 3 तो 1। अब D3 में आइए, देखिए मिनिमम है 1, नेक्स्ट मिनिमम है 3, तो क्या डिफरेंस आ गया मेरा 2। ठीक है, अब इधर देखो D4 में मिनिमम है 3, नेक्स्ट मिनिमम है 5, तो 3 माइनस 5 2। आपको m की तरफ देखना भी नहीं है, कुछ नहीं करेगा ये m, ऐसे ही रखा रहेगा। ठीक है, इसमें कोई एंट्री नहीं आएगी कभी। ठीक, चलिए अब ये सारी आपकी पेनल्टीज बन गई है। इन पेनल्टीज में से लार्जेस्ट एलिमेंट चूज कर लो कौन सा है, ये वाला 2 भी है, देखो इधर वाला 2 जहां मेरी पेंसिल है और ये वाला 2 भी है। ठीक है ना, तो आप दोनों में से पहले कोई सा भी देखिए और उस पर देखो कि कौन कितना नंबर सर्कल में देगा। देखो अगर मैं इस वाले 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग चलती हूँ जहां मेरी पेंसिल है, अभी यहाँ से चलती हूँ, अगर मैं इसमें मिनिमम, अब क्या करूंगी, ये है मेरे मिनिमम कॉस्ट सेल। ठीक है, इन मिनिमम कॉस्ट सेल में से जो सबसे छोटा नंबर है, जो इसके कॉस्ट एलिमेंट है, सॉरी, इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है वहां पे मेरी एंट्री आएगी। तो मेरा सबसे छोटा नंबर क्या है, ये 1 है, इस 1 में मेरी एंट्री आएगी। क्या एंट्री आएगी मेरी इस 1 में, देखो जरा इसके अंदर, इस 1 के सामने देखो, इधर इस 1 के सामने कितनी सप्लाई है मेरी, ये 20 की सप्लाई है। इसी 1 के बिल्कुल नीचे देखो कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी सप्लाई है मेरी, 20 की सप्लाई है, डिमांड है मेरी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ सर्कल में क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। अब ये वाला 2 देख लेते हैं, अगर मैं इस वाले 2 को कंसीडर करती, तो इस वाले 2 को कंसीडर करती तो इस कॉलम में मूव करती, इस कॉलम में मूव करती, तो मेरे कॉस्ट एलिमेंट कौन कौन से थे, ये थे 5 m और 3, तो मिनिमम कौन सा है इनमें 3, तो 3 के अंदर एंट्री आएगी। अब 3 के अंदर देखो कौन सी एंट्री आनी चाहिए, इधर है 30 और इसके नीचे क्या लिखी है डिमांड इसकी 20,
तो कितना आना चाहिए मेरे पास, यहाँ पे 20 आना चाहिए। तो दोनों तरफ से मेरे पास क्या आ रहा है, 20 और 20 आ रहा है। तो मेरी मर्जी में कहीं से भी ले, ठीक है। और अगर कोई बच्चा इतनी मेहनत नहीं करना चाहता, देखना नहीं चाहता, तो जिस मर्जी 2 के ऊपर ले लीजिए, आपका आंसर तब भी आ जाएगा, ठीक है। नहीं करके देखने सारे केसेस तो मत करके देखिए, कोई बात नहीं, तब भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट ही आएगा। यहाँ पर मैंने हमेशा बताया है कि वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड आपको एक रफ एस्टिमेट देता है। अगर थोड़े बहुत पैसे ऊपर नीचे आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल आंसर हमें मोदी मेथड नहीं देना है, ठीक है। तो मेरी डिमांड कितनी आ गई, सॉरी सर्कल में कितना आ गया, 20। सपोज कर लीजिए ये 20 मैंने सप्लाई साइड से लिए हैं, तो मैंने इसको सप्लाई में कर दिया। और अब देखिए क्योंकि सप्लाई पूरी हो चुकी है, अब यहाँ पे 20 माइनस 20, ठीक है। अगर सप्लाई साइड पे काटो तो डिमांड साइड पे माइनस कर दो, अगर डिमांड साइड पे काटो तो सप्लाई साइड पे माइनस कर दो। अब देखो मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कट दिया है ना, ये वाला हॉरिजॉन्टल कट दिया है, तो मैंने क्या बताया हुआ है आपको कि कहाँ की पेनल्टीज चेंज होती है, नीचे की पेनल्टीज चेंज होती है। जब भी आप हॉरिजॉन्टली काटोगे तो पेनल्टीज नीचे की चेंज होंगी, और जब भी आप वर्टिकली काटोगे तो पेनल्टीज हमेशा राइट साइड की चेंज होंगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ की पेनल्टी दोबारा कैलकुलेट करती हूँ। तो देखिए हम D1 के कॉलम में आ गए हैं। D1 के कॉलम में देखो मिनिमम कॉस्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं आपके, ये देखो यही 2 सेल्स बचे हैं मेरे पास। तो मिनिमम है 2 और नेक्स्ट मिनिमम है 3। सो 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1। अब D2 की रो में आ जाइए। D2 की रो में मिनिमम कितना है मेरा, 3, नेक्स्ट मिनिमम कितना है 4, तो डिफरेंस कितना आ गया 1 का, ठीक है। D3 में देखो मेरे मिनिमम एलिमेंट है 3, नेक्स्ट मिनिमम है 5, तो कितना डिफरेंस आ गया 2। अब इधर देखिए डिफरेंस लेने के लिए इधर यहाँ पे देखो ध्यान से, D4 के अंदर एक है M और एक है 3। तो अब आप ये देखो दोनों का डिफरेंस M माइनस 3 नहीं लिखोगे, सिर्फ 3 ही लिखोगे, क्योंकि आपके पास और कोई चॉइस ही नहीं बची। आप इस 3 को ही सप्लाई करोगे और किसी को नहीं सप्लाई कर सकते। आप M वाले पे सप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि लार्ज वो तो बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है। जब हमारे पैसे ज्यादा लग रहे होंगे तो हम उस पर सामान कभी देंगे ही नहीं। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बची है कि अगर मुझे D4 को सामान देना है तो अब 3 वाले रुपीज पर यूनिट पर ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो बस इतना ही हमने इसमें करना था। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो पेनल्टीज आई हैं इनमें लार्जेस्ट पेनल्टी चूज कर लो। आप सबको पता है कि मेरी यहाँ की पेनल्टीज चेंज नहीं होंगी। तो लार्जेस्ट पेनल्टी कौन सी है मेरी, अब ये 3 वाली पेनल्टी लार्जेस्ट है। बच्चों मेरी पेंसिल देखा करो कहाँ पे मैं रोटेट कर रही हूँ, ये 3 वाली मेरी ज्यादा सबसे बड़ी पेनल्टी है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं इस वाले कॉलम में मूव करूंगी। अब इस कॉलम में मेरे पास 2 सेल बचे हैं, M और 3। आपको पता है कि M पे आप नहीं दोगे क्योंकि बड़ी कॉस्ट लग रही है, तो मैं कहाँ दूंगी, 3 पर दूंगी। तो मैंने 3 पर अपना सर्कल बना लिया, ठीक है। क्या वैल्यू लिखनी है सर्कल के अंदर, देखो 3 के सामने कितनी सप्लाई है 30 की, 3 के नीचे डिमांड कितनी है 20 की। तो दोनों में से जो मिनिमम होगा डिमांड और सप्लाई में वो हम इसको दे देंगे। तो 20 मिनिमम है 20 और 30 में, तो 20 हम इसको दे देंगे, ठीक है। हर जगह पर बच्चों मिनिमम जो है मिनिमम कंसीडर किया जाता है। द ओनली थिंग है सिर्फ पेनल्टीज जो आपकी निकलती है उनमें से लार्जेस्ट पेनल्टी चूज की जाती है, बाकी सब जगह मिनिमम ही लेना है, ठीक है। तो ये 20 आ गया। अब देखो आपने ये 20 यहाँ से उठाए थे ना, तो डिमांड तो खत्म हो गई अब इसकी 20 वाली, तो इसको पूरे को काट दिया। और देखो इसके सामने जो सप्लाई थी, अगर आपने डिमांड साइड पे काटा है तो सप्लाई में डिफरेंस ले लो। तो 30 माइनस 20 कितना आ गया मेरा, 10 आ गया, ठीक है। तो अब थर्ड एंट्री करेंगे। तो अब आप देखिए आपने वर्टिकली काटा है ना, जब भी हम वर्टिकली काटेंगे तो हमारी लेफ्ट साइड की पेनल्टीज चेंज होने का चांस होता है। तो अब हम यहाँ की पेनल्टीज को चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ की पेनल्टीज के लिए हम कैसे चेंज करेंगे। अब इसमें आ जाइए, पहले S2 रो के अंदर आ जाइए। देखो S2 के अंदर मेरे जो कॉस्ट एलिमेंट्स हैं वो यही है, 3, 4 और 5 बचे हैं। तो मिनिमम है 4, मिनिमम है 3, नेक्स्ट मिनिमम है 4, तो डिफरेंस आ गया 1। अब इधर आ जाइए S3 के अंदर, देखो मिनिमम है 2, नेक्स्ट मिनिमम है 3, तो डिफरेंस आ गया मेरा 1, ठीक है। तो मैंने निकाल लिए इसके सारे डिफरेंस। अब देखो, अब देखिए जितनी भी मेरे पास पेनल्टीज बची हुई हैं, इधर देखो इनकी पेनल्टीज सेम रह जाएंगी, यही वाली रह जाएंगी ना। तो आप देखिए 1, 1, 2, 1 और 1, तो मेरा 2 है यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पेनल्टी। तो पेनल्टी हमेशा लार्जेस्ट चूज करते हैं, तो लार्जेस्ट पेनल्टी पे मूव किए। तो जब हम लार्जेस्ट पेनल्टी पे मूव करेंगे तो हमारे पास ये वाला दोनों कॉस्ट सेल आ जाएंगे 3 और 5। तो आपको पता है हमें मिनिमम कॉस्ट सेल के ऊपर एंट्री देनी होती है। तो मेरा मिनिमम कौन है 3, तो मैं 3 पर एंट्री दे दूंगी। तो ये देखिए 3 पर आ गए हम, तो 3 पर एंट्री देंगे। तो देखो 3 के सामने क्या लिखा हुआ है, 3 के सामने जहां मेरी पेंसिल जा रही है, ये देखो सामने सप्लाई लिखी है 10 और इसके नीचे डिमांड कितनी लिखी हुई है 0, ठीक है। तो मैं 0 इसके ऊपर असाइन कर दूंगी। अब बच्चों देखो ये 0 अगर मेरे पास यहाँ से आया है तो मैं इस पूरे कॉलम को काट दूंगी, क्योंकि मैंने 0 डिमांड साइड से उठाया था। और सप्लाई साइड पर 10 माइनस 0 करके मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा वापसी, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज और, अगर आपका एक भी सेल 0 आ गया है तो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, डीजेनरेट। बच्चों डीजेनरेसी पे लोग अलग अलग वीडियोस बनाते हैं और अलग अलग तरीके सिखाते हैं।
मैं कहती हूँ कि डीजेनरेसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डीजेनरेसी आप 0 लिखे रखो सर्कल में, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 को सेल मान के लेते रहो, पूरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। बस ये पता होना चाहिए कि 0 अगर आता है तो सॉल्यूशन डीजेनरेट होता है, ताकि अगर क्वेश्चन में कभी कोई पूछ ले इज द सॉल्यूशन डीजेनरेट, तो आपको आंसर लिखना है येस, सिंस वन ऑफ द बेसिक सेल इज 0 देयरफॉर द सॉल्यूशन इज डीजेनरेट, राइट। तो ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए, अब हमने ऐसे वर्टिकली काटा था तो सामने वाली पेनल्टीज मेरी चेंज हो गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ की पेनल्टीज निकालते हैं। देखो S2 में आए, S2 के अंदर अब मेरे पास 2 ही सेल बचे हैं, 3 और 4, तो इन्हीं का डिफरेंस ले सकती हूँ मैं, तो 4 - 3 आ गया 1। इधर आ जाइए S3 में भी मेरे पास 2 ही सेल बचे हैं, 2 और 3, तो मेरा डिफरेंस आ गया 1। तो अब देखिए, और यहाँ की पेनल्टीज चेंज नहीं होंगी नीचे की, तो अब सारे 1 1 1 1 आ गए। तो अब देखो, इतना सब कुछ हम करके देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जब इतने सारे टाई हो जाएं तो कहीं किसी भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ले लिया करो एंट्री। तो देखो, मैं कहती हूँ बच्चों को, यहाँ पे देखो, अगर सपोज मैंने ये वाला 3 ले लिया, ठीक है, ये कोई सा भी ले सकते हो आप। चलो सपोज कर लो मैंने ये इस वाले 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ले ली। इस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू लूंगी तो मैं क्या करूंगी, इस वाले सेल के अंदर आऊंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम कॉस्ट सेल कितना है, सॉरी मिनिमम कॉस्ट सेल कितना है, 3 है। तो मैं यहाँ पे सर्कल बना दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया 3 के ऊपर। तो 3 पे सर्कल बनाया, तो 3 के नीचे डिमांड कितनी है, 30 की, और 3 के नीचे यहाँ पे सामने देखो सप्लाई कितनी है मेरी, 40 की। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 30। और ये 30 मैंने कहाँ से लिए, यहाँ से लिए, तो इसको मैंने काट दिया और दूसरा सप्लाई साइड पे इसका डिफरेंस ले लिया 10, ठीक है। अब क्योंकि मैंने वर्टिकली काटा है तो सामने इसकी पेनल्टीज चेंज हो जाएंगी। तो अब देखो, मेरे पास नंबर 1 ही बचा है, ये 4 ही बचा है S2 के अंदर, तो 4 ही रह जाएगा। S3 के अंदर 1 ही बचा है डिफरेंस लेने के लिए, तो 3 ही रह जाएगा। अब लार्जेस्ट पेनल्टी क्या है दोनों में, 4 3, और इधर से 1 में 4 है, तो मैं 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री करूंगी। तो मैं 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग जब चलना शुरू करूंगी तो मेरे पास कहाँ पे सेल आएगा, एक अकेला सेल यही बचा 4 वाला, तो मैं यहीं पर एंट्री करूंगी। तो यहाँ पे देखो कितनी एंट्री आएगी आपके पास, इधर देखो, इसके नीचे है 20 और इसके सामने है मेरा 10, तो 20 और 10 में मिनिमम कितना है, 10, ठीक है। सप्लाई साइड पे, अब क्योंकि मैंने सप्लाई साइड से 10 उठाया है तो मैं इस पूरी सप्लाई को काट दूंगी, क्योंकि सप्लाई पूरी हो चुकी है, और डिमांड साइड पे मैं 10 अपने माइनस कर दूँ। यही बताया आपको कि जहां से वैल्यू उठाओ उसको काट दो और दूसरी वाली साइड पे वैल्यू माइनस कर दो। अब बच्चों देखो, ये अकेला सेल बचा हुआ है, इस अकेले सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड देखो नीचे कितनी है, 10, और इस अकेले सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई कितनी है मेरी, 10। अगर सेम नंबर बच जाता है तो हमारा काम सही है, ठीक है। तो हम वही लिख देंगे 10। अब आप कहीं से भी काट लो, हमने सपोज इसको यहाँ से उठाया है तो यहाँ पे काट दिया, और 10 - 10 मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0, ठीक है। तो ये मेरा सॉल्यूशन मिल गया मुझे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से। आप लोगों को बताया है कि जब भी वैम लगाओ तो जरूर चेक कीजिए कि रो टोटल और कॉलम टोटल मैच हो रहा है कि नहीं। तो आप देखिए, फर्स्ट रो के अंदर एक सर्कल है 20 और उसकी सप्लाई भी टोटल 20 की है। सेकंड रो के अंदर 2 सर्कल है 30 और 10, कितना हो गया टोटल 40। तो यहाँ पे देखो इनिशियल सप्लाई कितनी थी, 40 की। ऐसे S3 में आ जाइए, टोटल लीजिए सर्कल्स का, 10 + 0 + 20 कितना आया, 30, जो कि मेरी इनिशियल सप्लाई से मैच हो गया। कॉलम्स में आइए, देखो फर्स्ट कॉलम के अंदर 30 की एंट्री है खाली, और डिमांड भी कितनी है, 30 फर्स्ट कॉलम की। D2 की देखो टोटल कितना है, 10 और 10 का टोटल हुआ 20, जो कि डिमांड से मैच हो गया नीचे। D3 के अंदर देखो 20 और 0 ऐड होके मिल गया मेरे को 20। D4 के अंदर देखो 20 है, तो टोटल होके मिल गया मुझे 20। तो रो टोटल और कॉलम टोटल मैच हो गए हैं आपके, तो आपका आंसर सही है। अब क्या करेंगे मोदी मेथड लगाने के लिए, इस सारे सॉल्यूशन को देखो, यहाँ पे जो मेरी कॉस्ट आ रही है इसको कॉस्ट भी निकाल लो। कैसे निकालने के लिए सिखाया हुआ है आपको, सर्कल को मल्टीप्लाई कर दीजिए और CI, जैसे देखो इधर ये 1 और 20, जहां मेरी पेंसिल है इनको मल्टीप्लाई किया, 1 × 20 20, तो ये आ गया 20, ठीक है। बच्चों मेरे यहाँ पे मैंने दूसरे तरीके से सॉल्व किया होगा, तो ये आ गया। तो 1 × 20 20, 3 × 30 90, 4 × 10 40, 3 × 10 30, प्लस 3 0 0, 3 2 6, इसका टोटल करो जरा कितना है, 240, ठीक है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में टाई होता है ना, तो अलग अलग तरीके से सेल आ सकते हैं। आप बच्चे अलग अलग तरीके से सॉल्व करोगे तो ये हो सकता है सर्कल तुम लोगों के अलग आ जाए, बट जो फाइनल आंसर मोदी मेथड से मिलता है वो सबका सेम आएगा, ठीक है। अब हम देखो इस सारे सॉल्यूशन को नीचे कॉपी कर लेते हैं। आप सबको पता है नीचे कॉपी करते हैं, तो देखो 1 पे आया हुआ है मेरा 20, 3 पे भी मेरा 20 आया हुआ है, यहाँ पे मेरा 0 आया हुआ है, यहाँ पे मेरा 10 आया हुआ है। ये सर्कल्स कॉपी करने हैं बच्चों, और कुछ नहीं कॉपी करते, ठीक है। दोबारा टेबल बनाते हैं हम मोदी मेथड को लगाने के लिए।
दोबारा टेबल बनाते हैं और सिर्फ सर्कल्स को कॉपी करते हैं और सप्लाई डिमांड की मुझे ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको कॉपी नहीं करते हैं। और हम दो चीज़ें बनाते हैं यहाँ पे, एक यूआई का कॉलम बनाते हैं और एक वीजे का कॉलम बनाते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको सिखाया था जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 ले लो। तो आप देखो इधर S3 के पास सबको दिखाई दे रहा है कि 3 सर्कल्स हैं, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यूआई जो है वो 0 ले लिया, ठीक है। फिर बाकी के यूआई वीजेस अब हम कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था जैसे आपने 0 लिया, अब इस सर्कल्स पे आते जाओ एक एक करके। यहाँ सर्कल पे आए 20 वाले सर्कल पे, 20 वाले सर्कल पे कॉस्ट कितनी लिखी है 3, सो 3 माइनस इसका यूआई कितना है 0, 3 माइनस 0 हो गया 3, तो इसके नीचे इसका वीजे लिखेंगे, जो भी कॉस्ट एलिमेंट है उसके नीचे उसका वीजे लिखना, वो कितना आ गया 3, ठीक है। अब इधर देखो सामने आइए, इधर वाले पे नेक्स्ट पे मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ, CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ फॉर ऑल बेसिक सेल्स, बेसिक सेल मतलब फॉर ऑल सर्कल्स, ठीक है। सारे सर्कल्स के ऊपर ये फॉर्मूला लगाना है। तो कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होती है, एक UI अगर आपको मिल जाए तो आप VJ निकाल सकते हो, VJ मिल जाए तो UI निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप देखो इस वाले सर्कल पे आई 0 वाले सर्कल के ऊपर, 0 वाले सर्कल पे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है कॉस्ट 3 लिखी है, इसके सामने UI कितना है 0 है, सो 3 माइनस 0 कितना आ गया 3, तो इसका VJ कितना आ गया 3। अब इस वाले 10 पे आ जाओ, 10 की कॉस्ट है 3 और सामने इसका UI कितना लिखा है 0, सो 3 माइनस 0 कितना आ गया 3, ठीक है बच्चों। अब इधर देखिए यहाँ पर 10 पे आ जाते हैं, ये 4 वाले 10 पे आ जाते हैं। यहाँ पे मेरी पेंसिल है, इसमें देखो कॉस्ट लिखी है 4 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग VJ देखो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। 4 ये रहा, 3 इसका VJ है, तो VJ मिल गया तो UI मिल जाएगा। तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, तो इसको हमने इसके सामने देखो, इसके सामने यहाँ पर UI लिख दिया इसका 1, ठीक है। अब दूसरे बेसिक सेल पे आइए, 30 पे आ गए सपोज कर लीजिए, 30 पे आए हो, 30 का CIJ कितना है 3, 3 के सामने देखो इसका UI कितना लिखा हुआ है 1, सो 3 माइनस 1 कितना आया 2। अब सामने से वैल्यू उठाइए तो VJ आएगा नीचे, नीचे से उठाओगे तो सामने वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखो इस वाले 20 वाले सर्कल पे आ गए हम, 20 वाले सर्कल पे कॉस्ट देखो कितनी लिखी हुई है CIJ और इसके नीचे देखो इसका VJ कितना लिखा हुआ है 3, तो 1 माइनस 3 कितना आ गया मेरा -2। बच्चों अगर नीचे लिखी है वैल्यू तो सामने वैल्यू मिल जाएगी, सामने लिखी है तो नीचे की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जब एक बारी आप सारे UI VJs कैलकुलेट कर लें तो फिर क्या करते हैं, जहां पर सर्कल नहीं है वहां पर ऐसे ऐसे एक ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। अब इस ब्लॉक में वैल्यू लिखनी है, क्या लिखनी है, इन ब्लॉक्स में वैल्यू लिखी जाती है डेल्टा IJ की। तो डेल्टा IJ क्या होता है CIJ माइनस UI माइनस VJ, ठीक है। तो आप देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले सेल पे आ जाओ जहां मेरी पेंसिल है, देखो ये S1D1 वाला सेल 1 जहां लिखा है, ठीक है। इस 1 को क्या बोलूंगी मैं, ये कॉस्ट है मेरी, सबको पता है कॉस्ट होती है, माइनस 1 के सामने देखो इसका UI कितना है, कितना है UI इसका -2, तो 1 माइनस -2, फिर माइनस देखो 1 के नीचे देखो इसका VJ कितना है 2, ठीक है। तो कितना आ गया ये मेरा 3 माइनस 2 1, ठीक है। तो इसको लिख दिया मैंने यहाँ पे 1। अब दूसरा देखो इसका भी कैलकुलेट करते हैं, ये देखो D2 पे जो 2 लिखा हुआ है कॉस्ट, तो मेरी कॉस्ट आ गई 2। मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ बच्चों, एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो CI इसका UI और VJ ढूंढो जरा क्या है, जो इसके सामने लिखा होगा और इसके नीचे लिखा होगा वो इसका UI और VJ होगा। देखिए इस पर आते हैं हम, ये देखिए मेरा 2 लिखा हुआ है, तो 2 तो हो गई कॉस्ट, माइनस इसके सामने देखो बच्चे बिल्कुल माइनस, इसके सामने देखो UI कितना लिखा है -2, ठीक है। तो -2 आ गया, माइनस इस 2 के बिल्कुल नीचे देखिए, बिल्कुल नीचे देखिए इसके क्या लिखा हुआ है VJ 3, सो 2 माइनस -2 हो गया 4, 4 माइनस 3 आ गया 1, तो इसका भी डेल्टा IJ कितना आ गया 1। अब इस 5 पे आ जाओ, देखो 5 हो गई मेरी कॉस्ट, 5 के सामने इसका UI लिखा हुआ है कितना है -2, माइनस इसके नीचे देखो इसका VJ कितना है 3, तो ये कितना हो गया 4, तो हम कितना लिख देंगे यहाँ पे 4। इस वाले 5 पे आइए, देखो इस 5 के सामने कितना UI लिखा हुआ है 1, तो 5 माइनस 1, और इसके नीचे देखो इसका VJ कितना लिखा हुआ है 3, सो 5 माइनस 1 माइनस 3 1, ठीक है। अब इधर देखो 2 के बिल्कुल सामने देखो UI कितना लिखा है 0, सो 2 माइनस 0 2, और इसके नीचे देखो कितना लिखा हुआ है VJ 2, सो 2 माइनस 0 माइनस 2 कितना हो गया 0, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास क्या निकल गया, सारे डेल्टा IJs मेरे पास क्या आ गए हैं, ये देखो मैंने लिखा हुआ है सिंस ऑल डेल्टा IJ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल नॉन बेसिक सेल्स, तो ये सॉल्यूशन मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन गया है विद द मिनिमम कॉस्ट ऑफ, जो भी इसकी कॉस्ट आ रही है बच्चों वो निकाल लेना, ठीक है। जितनी भी इसकी कॉस्ट आ रही है, चाहे ये इससे मैच ना हो रहा हो, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट निकाल लो आप, 1 × 20 20
30 30 90, 4 10 40, 30 प्लस 320। ठीक है, अगर एक ही स्टेप में आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो हमारी कॉस्ट कितनी आ गई, 240 रुपीज। ठीक है, अब इधर देखो बच्चों, ये जो डैश लिखा हुआ है, इस डैश में मेरा डैश लिखा रह जाएगा या एम लिखा रह जाएगा, यहाँ कभी सर्कल नहीं आएगा। अगर किसी बच्चे का इस एम में सर्कल आ गया, बेसिक सेल आ गया, तो उसने क्वेश्चन गलत किया है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन हैज टू बी सॉल्व। अब मुझे पता चल गया कि S2 जो है D1 को 30 यूनिट्स दे देगा और D2 को 10 यूनिट्स देके अपने 40 यूनिट्स की सप्लाई को पूरा कर लेगा। दो तीन ऑब्जर्वेशंस देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर आपसे कुछ दो चार बातें एक्स्ट्रा पूछ ली जाए तो वो क्या क्या पूछी जा सकती हैं। देखिए, आपसे पूछ सकते हैं इज द सॉल्यूशन डीजेनरेट, आप बोलेंगे यस द सॉल्यूशन इज डीजेनरेट। क्यों? क्योंकि मेरे पास वन ऑफ द बेसिक सेल जो है वो 0 आया हुआ। ये देखो, ये वाला सेल बेसिक सेल 0 आया हुआ है ना, तो तकरीबन टेबल्स में क्या करते हैं, ये 0 आ रहा है ना तो इसको हटा देते हैं, तो एक बेसिक सेल कम हो जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने लिख दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपसे कोई पूछे सॉल्यूशन डीजेनरेट है, तो हाँ जी सॉल्यूशन डीजेनरेट है। ठीक है, यहाँ पर। और दूसरी बात आपसे पूछी जा सकती है कि क्या ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो हाँ जी करता है ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कैसे पता चला आपको, देखो फाइनल टेबल के अंदर अगर कोई भी डेल्टा IJ 0 आ जाए, आई रिपीट, फाइनल टेबल के अंदर जब आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, अगर कोई भी डेल्टा IJ आपका 0 आ जाए तो वो इंडिकेट करता है कि इसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो इधर देखो जरा, जहां मेरी पेंसिल है S3D1, यहाँ पे आपका ये सर्कल के इसके अंदर सॉरी नॉन डेल्टा IJ जो है 0 आ गया ना, तो सिंस वन ऑफ द डेल्टा IJ इज 0 इन द फाइनल टेबल, तो ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मतलब एक से ज्यादा तरीके भी पॉसिबल हैं इस क्वेश्चन को करने के, बट हर तरीका आपको कॉस्ट जो है वो 240 रुपीज की ही देगा, कॉस्ट कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, फाइनल आंसर जो आएगा वो 240 ही आएगा, सिर्फ ये सर्कल्स की प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, ये सर्कल इधर उधर सेट हो जाएंगे। और वो कह दे कि ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल के भी दिखाओ, तो कैसे निकालोगे ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो देखो ये वाला जो 0 होता है ना, इससे आप लूप बना दीजिए। देखो अगर चांस की बात है मैं इसमें कह दूं आपको कि निकाल के दिखाओ मुझे ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो आप कैसे करोगे, देखो इस वाले 0 से आप वो बना दोगे, दोबारा से वो बना दो लूप। ये देखो बन गया ये लूप। आपको सिखाया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का लूप बनता है, और डायरेक्शन जो है सिर्फ आप किस पे चेंज करते हो, सर्कल्स पे। ठीक है बच्चों, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जहां से आपको लूप बनाना है वहां से आप सिर्फ हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली चल सकते हैं, और आप अपनी डायरेक्शन जो है सिर्फ सर्कल पे चेंज कर सकते हैं और आपको अपनी जगह पे वापस आना है। ठीक है बच्चों, तो देखो फिर हम ऑल्टरनेटिवली क्या देते हैं, प्लस माइनस साइन देते हैं। तो प्लस यहाँ आ गया, माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। प्लस माइनस साइन सिर्फ उन्हीं सेल्स को दिया जाता है जहां पर आप अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, मतलब जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों मिलती हैं, सिर्फ वहीं पे चेंज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना होता है, देखो अगर ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन मांगा जाए तो ये मेहनत करना, वरना नहीं, वरना क्वेश्चन खत्म हो चुका है आपका ये। ठीक है, अब क्या करना है, नेगेटिव सेल्स। देखो नेगेटिव सेल्स क्या है आपके पास, नेगेटिव सेल्स ये है ना आपके, जहां पे आपने माइनस साइन रखा है, इस 30 पे और इस 10 पे। इन नेगेटिव सेल्स में से 10 जो मिनिमम है उसको सिलेक्ट कर लो। तो मिनिमम क्या है मेरा, 10 है, तो 10 सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट टेबल बनाना, उसके अंदर जहां से आपने ये प्लस साइन लगाया है, यहाँ पे जहां मेरी पेंसिल है, यहाँ पे 10 का सर्कल बना देना। ये 10 जहां पे आपने लगाया है, इस 10 को हटा देना। ठीक है, यहाँ से जहां से आपने सिलेक्ट किया है माइनस, ये हटा देना। और जो ये 10 है, इस 10 के ऊपर जहां मेरी पेंसिल है इस पे प्लस साइन लगा रखा है, इसमें 10 ऐड कर देना। तो 10 + 10 20 आ जाएगा। और ये वाला 30 देखो, ये वाला जो 30 है इसके अंदर आपने माइनस साइन दे रखा है, तो 30 - 10 कर देंगे, 20 आ जाएगा। तो यहाँ 20 आ जाएगा जहां मेरी पेंसिल है, यहाँ पे भी 20 आ जाएगा जहां मेरी पेंसिल है, यहाँ से 10 चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ 10 आ जाएगा। फिर दोबारा से मोदी मेथड आप UIVJ से लगाएंगे, आपको फिर से एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा सा करके दिखा भी देती हूँ इसके अंदर कि ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकलता है। जो बच्चा इंटरेस्टेड हो वो सुन लेना, जो ना हो इंटरेस्टेड उसकी कोई बात नहीं, वो छोड़ देना, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है हमारा। हम तो ऑल्टरनेट ऐसे ही एक्स्ट्रा में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो S1 S2 S3 है, S1 S2 S3, D1 D2 D3 D4। ठीक है, अब ये कॉस्ट सेल आपको 1 2 1 5 1 2 1 5 और नीचे क्या लिखना है, 3 4 5 M 3 4 5 M। ठीक है, 2 3 3 3। तो जिस बच्चे ने ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाली वीडियो नहीं देखी होगी
उसको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहीं पे। देखो मैंने क्या किया है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डेल्टा आई जे जहाँ पे 0 था वहां से लूप बना दिया, ठीक है, लूप बना के ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन अरेंज कर दिए। फिर नेगेटिव सेल्स के अंदर से, नेगेटिव सेल्स में से देखा सर्कल में क्या क्या लिखा हुआ है। तो मेरे पास देखो इधर वाले नेगेटिव सेल में लिखा हुआ था, यहाँ वाले नेगेटिव सेल पे लिखा हुआ है 10 और इधर वाले नेगेटिव सेल पे लिखा हुआ है 30। तो दोनों में से जो मिनिमम है उसको सिलेक्ट कर लिया, 10 को सिलेक्ट कर लिया। अब 10 का क्या करना है, नेक्स्ट टेबल में 10 को जहां से आपने लूप बनाया, यहां से लूप बनाया था ना 0 वाले सेल से, तो यहाँ पर 10 असाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे 10 असाइन कर दिया, ठीक है। और जहां से आपने 10 सेलेक्ट किया था यहाँ से ये 10 मेरा चला जाएगा, ठीक है। और इस 10 पे दोबारा से 10 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20। प्लस वाले सेल में प्लस कर दो, माइनस वाले में माइनस कर दो, ठीक है। और इधर देखो ये जो 30 लिखा, 30 में से 10 चलेगा 20, ठीक है। तो ये आ गए 20 और बाकी के सेल रिमेन्स अनचेंज, जैसे ये 20 है, ये वाला 20, ये 0 और ये 20, ये सेम रह जाएंगे यूं कहीं, ठीक है। तो इनको एज इट इज कॉपी कर लो। सो 20, 0 और 20, एक बार चेक कर लो मैंने ठीक लिखा है कि नहीं। 20, 1 में 20 लिखना है, 3 में 0, 1 में 20, 3 में 0, 3 में 20। अब समझ लो ये टेबल मिल गई आपको। तो अब दोबारा से यूआई निकाल लो, दोबारा से आप बीजे का कॉलम बना लो और फिर चेक कर लो आंसर सही है कि नहीं। अब सबको आते हैं यूआई बीजेस निकालने, ठीक है। जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 लिखा और फिर देखो इस वाले कॉस्ट सेल पे आए, ये वाले कॉस्ट सेल पे आए, 3 माइनस दिस यूआई इज 0, सो 3 माइनस 0 3, ठीक है। अब इस वाले यूआई पे आए तो 3 माइनस 0 क्या आ गया 3। तो बच्चों अब सब बच्चों को आ गया कैलकुलेट करना, तो मैं अब जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके लिख देती हूँ, ठीक है। और आपका ये निकल गए यूआई बीजेस, ठीक है। आप लोग अपने आप करना। अब जो ये नॉन बेसिक सेल्स हैं इनमें आप सर्कल बना लेंगे, इनमें सॉरी ब्लॉक बना देंगे। ये देखो एम पे कोई काम नहीं करना, ठीक है। अब इसका डेल्टा आई जे कैलकुलेट करो, देखो 1 है, 1 के सामने यूआई कितना है -2, सो 1 माइनस -2 माइनस इसके नीचे 1 के नीचे देखो वीजे कितना लिखा है 2, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 2 माइनस 2 1 आ गया, तो मैंने 1 लिख दिया। ऐसे ही बाकी के कैलकुलेट कर लो डेल्टा आई जे। 2, ये देखो इस वाले का 2, इसके सामने लिखा है -2, तो 2 माइनस -2 माइनस 3, 3 क्यों लिया है क्योंकि इसका बीजे कितना है 3, तो ये कितना बन गया 4 माइनस 3 1। ऐसे ही इसको करेंगे, ये आ जाएगा 4 1, ये आ गया, ठीक है। तो आपने देखा फिर से डेल्टा आई जे सारे ग्रेटर देन 0 आ गए, तो ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो ये भी एक सॉल्यूशन निकल के आ गया। आप इसमें कॉस्ट निकालोगे तो इसकी कॉस्ट भी 240 रुपीज ही आएगी। बस फर्क कितना पड़ गया कि पहले वाली टेबल में, ये देखो इस वाली टेबल में मैं कह रही थी कि S2 D1 को 30 यूनिट्स देगा और D2 को 10 यूनिट्स देगा, और अब क्या हो गया S2 इसको 20 यूनिट्स दे देगा और इसको भी 20 यूनिट्स दे देगा। तो काम करने का तरीका बदल गया है बट पैसे उतने ही खर्च हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। सो इस तरीके से आप ये रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का केस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। दिस टॉपिक इज ओवर नाउ, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे। तो आप प्रैक्टिस करते जाइए और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो या मुझे मेल कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू।